Hello students, how are you? Hope you are viewing my lectures. लास्ट लेक्चर में हमने रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था. अब इस लेक्चर में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के बारे में जानेंगे. उसके क्या मेशर्स थे और उसके मेन एलिमेंट्स क्या थे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी थी जिसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत हाई स्केल पे लाके रख दिया, विश्व के स्तर पे लाके इंडियन इकोनॉमी को खड़ा कर दिया. जुलाई 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन दोनों ने विचार विमर्श करके तब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 बनाई. इस पॉलिसी के 3 एलिमेंट थे, 3 स्तंभ थे, 3 पिलर थे. एक था लिबरलाइजेशन, एक है प्राइवेटाइजेशन और एक है ग्लोबलाइजेशन. अब आज के वीडियो में इनके बारे में ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा, एक शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि इनके अंदर ही बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए थे. वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेशर्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. इसका मतलब ये है कि क्या चीज़ को ध्यान में रखते हुए मनमोहन सिंह जी ने ये वाली पॉलिसी बनाई. तो सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने ध्यान में रखी, जो उन्होंने बेस माना, वो था स्टेबलाइजेशन मेशर. स्टेबलाइजेशन मेशर मीन्स किसी चीज़ को स्टेबल करना, इकोनॉमी को स्टेबल करना. जो इकोनॉमी हमारी गिरी हुई थी उसको एक स्टेबल पोजीशन पे लेके आना. स्टेबलाइजेशन मेशर्स में सबसे पहले जो चीज़ हमें सही करनी थी वो थी हमारी डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. हमारा इनफ्लो कम था और आउटफ्लो बहुत ज़्यादा था. दैट मीन्स इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा था और एक्सपोर्ट बहुत कम था. इस वजह से सब चीज़ गड़बड़ा गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिस्टर्ब हो गई थी. और सेकेंड वन इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर. हमारे पे इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत था. इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई का प्रेशर बहुत था. उस टाइम महंगाई की दर बहुत ज़्यादा थी. और थर्ड पॉइंट है इनसफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. हमारा उस टाइम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत डाउन हो गया था. मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ 2 हफ्तों के लिए हमारे पास पैसा बचा था बाहर की कंट्रीज़ को पेमेंट करने के लिए. दैट इज़, तो उसको भी हमने सेट करना था, उसको भी हमें सही लेवल पे लेके आना था. फिर उसके बाद एक बार जब इस पॉलिसी के द्वारा ये चीज़ें सही स्टेबल हो गई, हमारी इकोनॉमी स्टेबल की पोजीशन में आने लग गई, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म. अब हमें क्या करना था, एक स्ट्रक्चर देना था, एक बेस बनाना. बेस तो हमारा बन गया कि हमने इस चीज़ पे ध्यान देना है, इस चीज़ पे हमने वर्कआउट करना है. अब जब ये चीज़ सही हो जाएगी तो हम उसे एक स्ट्रक्चर के रूप में स्ट्रक्चर बनाएंगे, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे. इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी. एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट. जब हमारी इकोनॉमी में सब चीज़ सही हो जाएगी तो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकेंगे. प्लस उन्होंने और क्या किया, उन्होंने सोचा कि रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस. जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हमने डाली थी, जैसे 1956 में हमने पढ़ा था कि कोटास, टैरिफ्स इतने ज़्यादा लगा दिए थे कि हम इजीली व्यापार नहीं कर पा रहे थे. या दूसरी चीज़, अगर हम कोई इंडस्ट्री खोलते हैं तो हमें बहुत लाइसेंस लेना पड़ेगा. एक्सपेंशन उसका करते हैं तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा. हर चीज़ के लिए हम लाइसेंस का ही चक्कर काट रहे थे. तो ऐसे में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ पीछे हट रही थी. पर इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में उन्होंने रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को भी एक ध्यान में रखा. इसको ध्यान में रखने से उनका व्यापार, इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज बढ़ी, काम बढ़ा. सेकंड, फिर उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स. जो मेन एलिमेंट है, जो मेन स्तंभ और पिलर है इंडियन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 की, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे. लिबरलाइजेशन द वर्ड लिबरल. इस वर्ड लिबरल का मतलब होता है आज़ादी देना, छूट देना. लिबरलाइजेशन, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर्स. हमने 1956 के बारे में आपको बताया कि कोई भी इंडस्ट्रीज जो थी, वो जब नई इंडस्ट्री बने, कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर नई इंडस्ट्री खोलना चाहता था तो उसको पहले लाइसेंस के लिए चक्कर लगाना पड़ता था. अगर वो उसको एक्सपेंड करना चाहता है तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था. तो इतने बड़े चक्करों में पैसा क्यों लगाएगा आदमी.
बार बार लाइसेंस लेने के लिए, तो उन्होंने वो सब चीज़ हटा दी। रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और प्राइवेट सेक्टर्स, लिबरलाइज कर दिया, छूट दे दी, ये आज के बाद कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जो मेन इंडस्ट्रीज़ थी वो तो गवर्नमेंट ने रखी हुई थी, जो मेन इंडस्ट्रीज़ थी गवर्नमेंट ने रखी थी, गवर्नमेंट ने उनसे भी कहा कि आप काम करिए। रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट करवाना, अपना काम प्राइवेटली करवाना। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। मेजॉरिटी आपने देखी थी 17 इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट देखती थी, बाकी सारी बची हुई प्राइवेट सेक्टर देखता था। तो उन्होंने ये कहा अब गवर्नमेंट का काम आप जानते हो किस तरीके से होता है, बहुत धीरे 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 धीरे, क्योंकि उनको अर्निंग की कोई टेंशन नहीं होती। प्राइवेट आदमी क्या करता है, जब पैसा लगाता है तो वो ईजिली जल्दी चाहता है कि उसको रिटर्न अच्छा मिले और जल्दी मिले। तो ऐसे में क्या किया कि उन्होंने ओनरशिप, कई ऐसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उन्होंने जो बहुत स्लो चल रहे थे वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे 6 यूनिट्स थे वो जिसमें गवर्नमेंट हमेशा घाटा ही दिखाती थी, वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए। दूसरी चीज़, उन्होंने जो स्लैब बांटी थी, केस 1, केस 2, केस 3, 3 केसेस में उन्होंने जो इंडस्ट्रीज बांटी थी वो उन्होंने फिर से रिवाइज कर दी। अब प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा इंडस्ट्रीज का ऑप्शन होने लगा। थर्ड स्टेज पे आते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का वर्ड में आता है ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स विश्व स्तर, वैश्विक स्तर, बड़े स्तर पे। इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को बाहर की इकोनॉमी से जोड़ दिया। ऐसे चिपकाना नहीं है कि इकोनॉमी ले गए बाहर की कंट्री के साथ, मैप पे हमने चिपका दिया, नहीं, व्यापार शुरू कर दिया। इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ज्वाइन करा दिया एंड व्यापार स्टार्ट कर दिया। एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। हमने 1956 वाले में पढ़ा था कि हमने कोटास भी रख दिए, टैरिफ्स भी रख दिए। इससे हमारे बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा, हमारी इकोनॉमी में बहुत इफेक्ट पड़ा। जो बंदे बाहर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो पीछे हट गए। वो कह रहे इतने झंझट कौन लेगा, कोटास और टैरिफ्स के झमेले में क्यों पड़ेगा। तो अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने तभी लोन दिया था, उन्होंने ये साफ कहा था कि ये जो रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स हैं ये इनको हटा दिए जाए, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दी जाए, ताकि खुले तौर पे व्यापार हो सके। बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में आएगा वो व्यापार कर सकता है और यहाँ का बंदा बाहर जाके व्यापार कर सकता है। तभी अगर जब ऐसा होगा तो पैसे का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मनमोहन सिंह जी ने ये पॉलिसी बनाई। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जुलाई 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने और जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मिलकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 बनाई। इस पॉलिसी के 3 मेन पिलर्स या कहे 3 एलिमेंट्स थे, वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब उन्होंने 2 चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये पूरी पॉलिसी बनाई थी, एक स्टेबलाइजेशन मेशर और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्टेबलाइजेशन मेशर में क्या था कि जो हमने लास्ट टॉपिक में जब हमने पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पर जाके कहाँ पीछे उठ रही थी, कहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसे प्रॉब्लम आ रही थी डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, आउटफ्लो बहुत ज़्यादा, इनफ्लो बहुत कम, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट बहुत कम। पैसा बाहर से कम आ रहा था, यहाँ से आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा था और उस टाइम महंगाई की दर भी बहुत ज़्यादा थी। थर्ड पॉइंट में सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उस टाइम इनसफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत डाउन हो गए थे क्योंकि हमारा पैसा बाहर बहुत जा रहा था। इसी कारण से तो उन्होंने $7 बिलियन जो मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था उनको लोन लेना पड़ा था। उनके पास इंटरेस्ट देने, अगर उन्होंने बाहर से अगर पैसा भी उठाया हुआ था तो उसको इंटरेस्ट देने तक के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के पास 2 हफ्ते से ज़्यादा के लिए अवेलेबल नहीं था। फिर अब बात करते हैं जब स्टेबलाइजेशन की मेशर, उन्होंने एक इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने एक शेप दिया, एक सही स्तर पे लेके आए उसे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी,
हम जानते हैं इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, जहाँ एफिशिएंसी आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट की बात होती है। हम अपने ही रिसोर्सेज को मैक्सिमम ऑप्टिमम अच्छी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे और बहुत लोएस्ट कॉस्ट में। फिर उसके बाद रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, जितनी भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थी लाइक टैरिफ्स, कोटाज, बाहर के विदेशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए टैरिफ्स और कोटाज को उन्होंने हटाया। प्लस जो नई इंडस्ट्रीज लगाना चाहते थे उनकी लाइसेंसिंग और एक्सपेंशन और इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंशन के लिए लाइसेंसेस को भी रिमूव कर दिया। अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स की। फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट पिलर है वो लिबरलाइजेशन। लिबरल का मतलब होता है आज़ादी, छूट देना। रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ अपना बिजनेस कर सकती थी, खुल के बिजनेस कर सकती थी। क्यों? उन्हें अब हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अपने बिजनेस को एक्स्ट्रा एक्सपेंड करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। इससे जब ये चीज़ हट गई तो प्राइवेट सेक्टर का दिल बड़ा हो गया, दिल खुल गया। उन्होंने कहा अब इंडस्ट्री लगाएंगे, अब ये टेंशन खत्म, हर चीज़ का लाइसेंस का झंझट खत्म हो गया। चाहे उन्होंने कई बेनिफिट्स भी दिए थे गवर्नमेंट ने, पर वो अप टू द मार्क नहीं थे। सेकंड वन इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में वर्ड आता है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में थी। अब गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती थी और वैसा रिजल्ट और आउटपुट नहीं निकाल पा रही थी जैसा जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत थी। तो मनमोहन सिंह जी ने और पीवी नरसिम्हा राव जी ने ये फैसला किया, जो 6 यूनिट्स थे जो नहीं चल रहे थे वो तो बंद कर दिए और जो थोड़े बहुत चल रहे थे वो उन्होंने बेच दिए। और जो लिस्ट बनाई थी उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बांटा था, मेजॉरिटी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अब गवर्नमेंट यूनिट्स को खरीद के भी अपना काम कर सकते थे और प्रॉफिट कमा सकते थे। ग्लोबलाइजेशन में वर्ड ग्लोबल आता है। ग्लोबल मीन्स विश्व स्तर। इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने अब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मैच कर दिया, मिक्स कर दिया। अब इसका मतलब कहने का ये है कि अब इंडिया की जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो बाहर देशों में भी बिजनेस कर सकते थे, बाहर वाले देश यहाँ पर भी बिजनेस कर सकते थे, ताकि कैपिटल की जो पैसे की मूवमेंट, आदान प्रदान बहुत तेजी से बढ़ जाए। इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स 1956 में कोटास और टैरिफ्स के रूप में लगाए गए थे, जिससे बहुत से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स पीछे हट गए थे। वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, खुल के बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। तो इन तीनों के माध्यम से हमारी इकोनॉमी एक बहुत हाई स्टेज पे पहुंच गई। इसका बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा, एक रेवोल्यूशन आया जिससे इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छी डेवलपमेंट और ग्रोथ दिखाई दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।